गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास के शेड्यूल में जैसा कि चैप्टर 5 पढ़ रहे थे पाइथन का, तो ये हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये हम लोग जो चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं पाइथन की, ये क्लास 11 CBSE कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 5 में फीचर्स ऑफ पाइथन पढ़ लिया था। फीचर्स ऑफ पाइथन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये फीचर्स ऑफ पाइथन हम लोगों ने पढ़ लिया था और अब हम लोग और वर्किंग विद पाइथन भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। और आगे देखते हैं, एग्जीक्यूशन मोड्स भी पढ़ लिया था हम लोगों ने कि 2 तरह के एग्जीक्यूशन मोड्स होते हैं। और फिर ये प्रोग्राम को भी हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, तो ये सब जो हम लोगों ने कर लिया था, ये चैप्टर नंबर 5 पाइथन ऑफ क्लास 11 CBSE बोर्ड। और ये हमारे वीडियो की सीरीज़ का सेकंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें मैंने लिख दिया था क्लास 2, मतलब वो सेकंड वीडियो क्लास थी हमारी। अब हम लोग इस क्लास में, जिसका कि नाम क्लास 3 होगा, यहाँ से आपका क्लास 3, मतलब वीडियो लेक्चर का क्लास 3 होगा स्टार्ट। ठीक है, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? क्लास 11 की NCERT पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5 पाइथन। हम लोग जो देखिए, हमारा जो वीडियो बनाने का सीरीज़ का जो तरीका है वो टॉपिक वाइज है। और ये बात मैं इसलिए भी ऐसे फिर से क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो ये क्लास 11 की NCERT कंप्यूटर साइंस का, और यहाँ पर हम लोग चैप्टर 5 पाइथन पढ़ रहे हैं और ये हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो कर रहे हैं। तो हम लोग का 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है वीडियो क्लास, और यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, मतलब इस टॉपिक से, है ना। तो ये हमारा क्लास 3 होगा जो आज का वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक के पिछले क्लास में कुछ प्रॉब्लम अगर आई होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी हमारा, अगर आप लोग को और कुछ ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? पाइथन कीवर्ड। तो पाइथन जो कीवर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड? पाइथन तो ठीक है, पाइथन एक लैंग्वेज है, तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कीवर्ड। कीवर्ड आर नथिंग बट दे आर रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड हमारा क्या है होता है? रिजर्व्ड वर्ड होता है, जो कि खास कामों के लिए रिजर्व किया रहता है। ठीक है, और उन हर कीवर्ड का अपने आप में एक मीनिंग होता है, एक मतलब होता है। किसके लिए? पाइथन इंटरप्रेटर के लिए। पाइथन इंटरप्रेटर क्या है हमारा? हम लोग छोटी छोटी बातों को बीच में रिवाइज भी करते चलेंगे, ताकि कोई ऐसा बंदा है जो कि कोई अच्छा स्टूडेंट है, ऐसे कोई एस्पिरेंट हैं जो कि क्लास को देख रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, है ना, तो कुछ वर्ड को देखेंगे तो उसके टॉपिक्स को भी पहले ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज भी करते चलेंगे। ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बहुत सारे ट्रांसलेटर्स होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेटर की ज़रूरत क्यों होती है? पाइथन हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन को समझने के लिए कौन से लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है? मशीन लेवल लैंग्वेज। और चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज हमारा पाइथन है, तो वो हमारा कंप्यूटर तो समझेगा नहीं, तो उसे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। तो उन 3 ट्रांसलेटर में से, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर में से, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को रिजर्व किया गया है किसके लिए? हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो पाइथन उनमें से किसको चूज़ करता है? इंटरप्रेटर को, ताकि वो लाइन बाय लाइन, है ना, उसे वो कन्वर्ट करते जाए और चेक करते हैं कि कुछ एरर तो नहीं है। तो जैसे
ही हम लोग एक लाइन लिखते हैं उसे वो चेक करता है, कुछ एरर है तो बताता है, अदरवाइज उसके वो एक लाइन को कन्वर्ट करते थे। एज वी राइट इट कन्वर्टेड लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ईच कमांड। ओके, तो कीवर्ड्स क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स, और ये रिजर्व्ड वर्ड जो हैं उनका हर एक वर्ड का अपना अपना एक सेपरेट स्पेसिफिक मीनिंग होता है, खास मतलब होता है। किसके लिए? हमारे पाइथन इंटरप्रेटर के लिए, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर को ही तो लास्टली समझना है कि जो भी लिखा गया है लाइन ऑफ कोड है ना, उसमें जो एक वर्ड है वो क्या है भाई, वो नॉर्मल वर्ड नहीं है, वो एक कीवर्ड है, पाइथन का एक कीवर्ड है और उसका एक स्पेशल मीनिंग होने वाला है। तो ये स्पेशल मीनिंग किसको समझना है? पाइथन इंटरप्रेटर को। एंड वी कैन ऑल्सो यूज दिस कीवर्ड इन आवर प्रोग्राम ओनली फॉर द पर्पस ऑफ विच इट हैज़ बीन डिफाइंड। जिसका इसका जो पर्पस है, जो इसका पर्पस डिफाइंड किया गया है, ये बस उसी पर्पस के लिए यूज़ हो, किसी और चीज़ के लिए यूज़ ना हो। तो हमारा ये जो है, जो भी हम लोग कीवर्ड को यूज़ करेंगे, जो जितने सारे हमको यहाँ पर कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें ये बस क्लियर होना है कि जो भी वर्ड्स है हमारा, उनका जहाँ पर भी हम लोग लाइन ऑफ कोड में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक खास पर्पस के लिए ही यूज़ हो रहा है कि नहीं, इस जहाँ पर भी उसे यूज़ किया गया है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाइथन क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो कीवर्ड्स जैसे ट्रू है, तो ट्रू अगर TRUE लिखा है और एक TRUE, तो दोनों का मतलब अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर पाइथन इसे अलग समझेगा, इसे पाइथन हमें अलग समझेगा। या फिर पूरा कैपिटल लिख दीजिए या पूरा स्मॉल लिख दें, ठीक है। तो हम लोग को क्या समझ में आता है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो हमें जब भी कीवर्ड्स लिखना है तो ये ध्यान में रखना है कि पाइथन कीवर्ड्स जो हम लोग लिख रहे हैं वो किस तरह से ऑलरेडी हमारे में डिफाइंड है। कीवर्ड्स वो कैपिटल में है या फिर वो स्मॉल में है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नन लिखा है, तो नन में N कैपिटल है, तो अगर हम लोग को इस्तेमाल करना है नन और मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो पाइथन बोलेगा ये कीवर्ड, नो नो नो, दिस इज नॉट अ कीवर्ड, बिकॉज उसमें क्या स्टोर है कि कीवर्ड नन जो है वो कैपिटल N और स्मॉल ON है। तो हमें उस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए इसे काम करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो पाइथन कीवर्ड से कौन कौन से कीवर्ड्स दिए हुए हैं हमारे पास, नन है। अब कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, वो तो एक अलग बात है, बट जनरल समझ जाना है कि पहले कि अच्छा ये कौन कौन सा है। नन है, कंटिन्यू है, फॉर लूप में यूज़ होता है ना, फॉल्स है, क्लास है, फाइनली है, इज़ है, रिटर्न है, ट्राई है, टर्न ट्राई। तो यहाँ पर हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि ये फॉल्स है, फॉल्स का मतलब कुछ का मतलब तो हम लोग जान रहे होंगे और कुछ का हम लोग नहीं भी जान रहे होंगे। तो क्लास जब भी कीवर्ड यूज़ करेंगे तो सारा स्मॉल लेटर्स आएंगे, नन यूज़ करेंगे तो सब कुछ स्मॉल रहेगा, बट फर्स्ट लेटर वुड बी इन कैपिटल, इन कैप्स, फॉल्स का भी फर्स्ट वुड बी कैप्स। तो ये तो हमें समझना है, और लिखते लिखते जैसे जैसे हम लोग कोडिंग को थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली करते जाएंगे, थोड़ा सा लिखते जाएंगे, इनको याद करते जाएंगे, देखते जाएंगे, और बार बार हमारे कोड्स में ये सब यूज़ होगा, तो फिर हमें ऐसे ही याद हो जाएगा कि इसे लिखना कैसे है, ठीक है। कि एल्स लिखना है जब भी हम लोग कोड में इफ़ एल्स का प्रोग्राम करेंगे, तो भाई हमें ये तो सबको पता होगा, जो भी थोड़ा सा भी कंप्यूटर देखे हैं जानते हैं कि इफ़ एल्स को यूज़ करना है तो इफ़ हमेशा इफ़ का पूरा सब कुछ स्मॉल में I और F होगा, और एल्स का सब कुछ स्मॉल में ELSE होगा। तो इस तरह से हम लोग को देखते चलना है। तो ये हमारा फॉल्स है, क्लास है, फाइनली है, इज़ है, रिटर्न है, ट्राई है, लैम्डा है, फॉर, कंटिन्यू, नन, ट्रू, डेफ का यूज़ करते हैं हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ट्रू है, ये हमारा रिलेशन ऑपरेटर में यूज़ होता है, बुलियन में, फ्रॉम, नॉन लोकल है ना, लोकल है, कीवर्ड है, वाइल है कीवर्ड, एंड, डेल फॉर डिलीट, ग्लोबल, स्कोप कैसा है, ग्लोबल स्कोप है, लोकल स्कोप है, नॉट, विथ, येल्ड, और, इफ, एलिफ किसका शॉर्ट फॉर्म है, एल्स इफ को हम लोग एलिफ भी बोलते हैं, जब हमारे पास 3 रहता है, एसर्ट, एल्स, इम्पोर्ट, पास, रेज, इन, एक्सेप्ट, ब्रेक। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं कि अब देखिए, अगर हम लोग इसको एक एक को यहीं पर समझने लगें
फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जहाँ जैसा यूज़ होगा हमारा वहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब किया रहेगा, वहाँ पे हम लोग इसको समझ लेंगे जैसा हमारा ज़रूरत रहेगा। बट हमें ये सब जान लेना है कि ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि उनकी लाइब्रेरीज में स्टोर रहते हैं ऑलरेडी। चलिए अब आगे कुछ बढ़ा जाए, तो आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा। अब हम लोग जानते हैं आइडेंटिफायर्स को, ठीक है। थोड़ा सा आइडेंटिफायर्स पे गौर किया जाए कि आइडेंटिफायर्स होता क्या है। आइडेंटिफायर्स आर व्हाट? दे आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल। किस चीज़ को आइडेंटिफायर, तो वर्ड किससे बना है? आइडेंटिफाई से। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडेंटिफाई? आइडेंटिफाई करना, पता लगाना, पता करना ये क्या है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई टू फॉर व्हाट? इट वेदर इट इज अ वेरिएबल, वेदर इट इज अ फंक्शन और एनी अदर एंटिटी इन अ प्रोग्राम। मतलब जो कुछ भी है वो है क्या आखिर? क्या वो वेरिएबल है, क्या वो फंक्शन है, क्या वो कुछ और एंटिटी है? फंक्शन का दूसरा नाम मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्या और कहते हैं उसे हम लोग मेथड भी कहते हैं। मेथड के नाम से भी जाना जाता है हमारा फंक्शन। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो भी कुछ लिखा है, क्या वो वेरिएबल है, क्या वो फंक्शन या मेथड है, या कुछ वो और ही एंटिटी है, ठीक है, प्रोग्राम में लिखा हुआ। तो अब यहाँ पर हम लोग ये भी जान लें कि कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर का पाइथन में नेमिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमें 4 रूल्स दिए हुए हैं। द नेम शुड बिगिन विद एन अपर केस। कभी भी हमें ये जान लेना है कि नाम जो होगा कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जो हमारे पास 0 to 9 डिजिट्स होते हैं उनसे कभी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये किससे स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट हो सकता है हमारा अपर केस या लोअर केस और अंडरस्कोर से। अपर के, लोअर केस और अंडरस्कोर, जैसे राहुल और लाइक दिस राहुल, अंडरस्कोर राहुल और एनीथिंग अंडरस्कोर कैपिटल राहुल, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग होंगे, नेमिंग कन्वेंशन है। दिस में बी फॉलोड बाय कॉम्बिनेशन, और हाँ बीच में हमारा डिजिट्स यूज हो सकता है ना, या अंडरस्कोर यूज हो सकता है बीच में भी। दस एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। आइडेंटिफायर कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कुछ भी लेंथ हो सकता है हमारा, उसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, उसकी लेंथ। शुड नॉट बी कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड और रिजर्व्ड तो एक ही चीज़ है ना, उसका डिफिनेशन है। वो कभी कीवर्ड नहीं होगा। और कैसे समझें कीवर्ड नहीं है? तो टेबल नंबर 5.1 देखिए। टेबल नंबर 5.1 में हमें बताया गया कि कौन कौन से कीवर्ड हैं। ये सारे कीवर्ड हैं, यहाँ से यहाँ तक सारे कीवर्ड हैं। और हाँ, स्पेशल सिंबल्स भी कभी यूज़ नहीं होगा इसमें, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैश का साइन, डॉलर का साइन, एम्परसेंट एटसेट्रा इन आइडेंटिफायर्स, ठीक है। नेम शुड बिगिन विद अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट और अंडरस्कोर साइन। इन मिडिल देयर कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स लाइक कैपिटल में कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स 0 to 9, अंडरस्कोर। बट डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। कितने भी लंबा हो सकता है लेंथ इसका। कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा और स्पेशल कैरेक्टर्स का ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो अगर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मैंने एग्जाम्पल तो ऑलरेडी यहाँ बता दिया, बट यहाँ बुक में क्या दिखता है? टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स वी कैन चूज द आइडेंटिफायर्स एज मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड एवरेज। तो अच्छा, आप लोग के मन में ये हो रहा होगा कि अभी मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ तो आप आइडेंटिफाई कहाँ कर रही है? तो आप आइडेंटिफायर का नाम बना रहे हैं। नाम बनाने का ये सारा तरीका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आइडेंटिफायर ये बताएगा हमें कि वो जो नाम तो हम आइडेंटिफायर को एक तरह से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो कि यूज़ होगा फॉर व्हाट? either for making it a variable, either for making it as a function or any other entity। तो किस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, किस चीज़ के लिए आइडेंटिफाई हो रहा है? अगर हम लोग, क्योंकि फंक्शन, जैसे मैंने बताया था आपको कि फंक्शन हमारे पास किस तरह के होते हैं,
दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि पहले से डिफाइंड है, जिसका दूसरा नाम होता है बिल्ट इन फंक्शन। ये पहला है बिल्ट इन फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में वो जो फंक्शन होता है इसके द्वारा डिफाइंड किया रहता है, यूज़र के द्वारा। तो यूज़र के द्वारा डिफाइंड किया मतलब कि यूज़र के द्वारा बनाया हुआ है फंक्शन, मतलब उस फंक्शन को जो बनाया जा रहा है वो एट अ रन टाइम, एट अ रियल टाइम, वो यूज़र के द्वारा अपने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। तो वो जब यूज़र बना रहा है तो उसका क्रिएट किया जाएगा और उसका एक नाम मिलेगा, उसे इसका एक नाम भी दिया जाएगा, जो कि नाम वो यूज़र देगा, कोडर देगा, प्रोग्रामर देगा। ठीक है, तो वो नाम देगा, तो इट मीन्स कि उस फंक्शन का एक नाम जो होगा वो कौन देगा, कौन असाइन करेगा, यूज़र असाइन करेगा। प्री डिफाइंड बिल्ट इन में तो पहले से वो असाइन है कि अच्छा ये फंक्शन है, मैथ फंक्शन है ना सॉरी मैथ क्लास है, उसके पावर एक फंक्शन है ना, स्क्वायर एक फंक्शन है, तो इसे प्री डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। बट जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है तो वो तो भाई यूज़र बना रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, क्या उसका डेफिनेशन के अंदर क्या उसका बॉडी रहेगा, वो उसका क्या नाम रहेगा। तो कहने का मतलब कि उसका जो फंक्शन बना रहे हैं उसका एक नाम जो होगा, तो वो नाम हम लोग बनाएंगे। तो आइडेंटिफायर वही है कि आइडेंटिफायर का जो रूल्स होता है उस रूल्स की मदद से आप लोग जो नाम क्रिएट करते हैं वो आपको फंक्शन बनाने की काम आएगा। वो जो आप नाम बनाते हैं उससे आप वेरिएबल को बना सकते हैं, मतलब उस रूल्स को इस्तेमाल करके आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल के नाम को बनाने में इस्तेमाल करेंगे कि उन रूल्स के हिसाब से बनेगा, उन रूल्स के हिसाब से आपको फंक्शन का नाम आएगा। कौन सा फंक्शन? यूज़र डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन नहीं। फिर या फिर कोई एक अदर एंटिटी है, अदर एंटिटी को खास एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, बट जो भी है वो समझाया जा रहा है कि कुछ अदर एंटिटी अगर आप बना रहे हैं तो कोड में जहाँ पर भी यूज़र अपने मन से कोई नाम क्रिएट कर रहा है तो या तो वो कुछ वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, या तो वो कुछ एक फंक्शन जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहा है, तो उसको क्रिएट करने का क्या नाम होगा। तो वही हमारा ये जो आइडेंटिफायर होता है ये हमारे पाइथन इंटरप्रेटर में ये देखा जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो जो भी नाम है, पाइथन इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा जैसे ये एवरेज है, ये एवरेज क्या है भाई, ठीक है, अच्छा ये क्या है, एक वेरिएबल बनाया गया है ना, और यहाँ पर सब किसको स्टोर करने के लिए मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 को डिवाइड करके यहाँ पर करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिफायर है ये एज अ क्या काम कर रहा है, एज अ वेरिएबल काम कर रहा है। ऑल दो हम अगर ये भी जाने कि मार्क्स 1 खुद में एक वेरिएबल है, मार्क्स 2 खुद में एक वेरिएबल है, मार्क्स 3 खुद में एक वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, रेदर दैन यूजिंग ए बी सी और कैपिटल ABC, हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 बना रहे हैं। तो ये क्या है, हम लोग हमारा वेरिएबल क्रिएट किए हैं। तो ये क्या आइडेंटिफाई करेगा कि या दिस इज एन आइडेंटिफायर, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, एवरेज, ऑल आर आइडेंटिफायर्स एंड आइडेंटिफायर ऑल्सो in their identifiers in general but in specific they are what, they are variables। ठीक है, तो मतलब जो भी नाम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र के द्वारा जो भी नाम क्रिएट किया जा रहा है, तो पाइथन जब भी उसे आइडेंटिफाई करेगा तो वो बताए कि अच्छा आइडेंटिफाई तो किया मैंने, तो आखिर वो है क्या, तो वो आइडेंटिफाई कि अच्छा वो वेरिएबल है, यूज़र के द्वारा वो बनाया हुआ वेरिएबल है जो कि डेटा को स्टोर करेगा। तो यहाँ डेटा है, यहाँ पे एग्जैक्टली डेटा नहीं है, मार्क्स 1 में कुछ डेटा होगा डायरेक्टली असाइन किया हुआ मार्क्स 3 में, बट यहाँ पर मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 को सम करने के बाद जब डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो फिर वो एवरेज में हमारा स्टोर हो रहा है, तो फिर एवरेज में फिर कैलकुलेट करने के बाद स्टोर हो रहा है। तो एवरेज भी हमारा, तो एवरेज कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि एवरेज भी एक वेरिएबल है जो कि अलग अलग वेरिएबल्स में जो डेटा है उनको कैलकुलेट करने के बाद स्टोर कर रहा है। कोई फंक्शन बनाया हम लोगों ने, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो अच्छा वो जो है, वो जो वर्ड दिख रहा है, वो वर्ड यूज़र ने जो डाला है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो अच्छा वो भी एक आइडेंटिफायर है इन जनरल, तो इन स्पेसिफिक दिस इज फंक्शन, या फिर वो कुछ और है। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ बता रहा है टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स
है ना। मार्क्स 1 में एक सब्जेक्ट का मार्क्स होगा, मार्क्स 2 में है, मार्क्स 3 में है, और फिर हमें उसका एवरेज निकालना है। तो ये खुद बोल रहा है कि ABC या स्मॉल में ABC या कैपिटल में ABC के जगह इन्होंने क्या यूज़ किया है, मार्क्स 1 मार्क्स 2 बड़ा बड़ा वेरिएबल ले लिया है। तो इसे वो आइडेंटिफाई करेगा हमारा पाइथन इंटरप्रेटर। कैसे, ये मार्क्स 1 मार्क्स 2 क्या है, जो यूज़र ने लिखा है, तो मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 दीज आर आइडेंटिफायर्स। जनरल भाषा में वो आइडेंटिफायर है, पर आइडेंटिफायर के अंदर भी एक्चुअल में क्या है, क्या वो फंक्शन है या वो कुछ अदर एंटिटी है? अच्छा नहीं, वो तो एक वेरिएबल है। अच्छा, इसमें मैंने मार्क्स 3 में 3rd नंबर सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा है, मार्क्स 2 में 2nd नंबर सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा है, मार्क्स 1 में मैंने 1st सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा है। और फिर एवरेज भी एक वेरिएबल ही है, जहाँ पर हम लोग सब कुछ को कैलकुलेट करने के बाद एवरेज निकालने का जो तरीका होता है, तरीका तो आप लोग जान ही रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा सब कुछ को हम लोग सम करके उसके बाद फिर नंबर ऑफ जो एंटिटी रहती है, नंबर ऑफ मार्क्स है, उसका हम लोग डिवाइड अपॉन बाई 3, जितने 3 सब्जेक्ट्स हैं 3 बाई नंबर ऑफ, तो सम डिवाइड बाई 3 करके एवरेज निकाल लिया। उसी तरीके से कह रहा है कि जब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने लेंथ स्टोर करा दिया है, ब्रेथ स्टोर करा दिया, और फिर एरिया में हम लोगों ने क्या किया है, आइडेंटिफायर नेम्स एरिया लेंथ ब्रेथ। तो या एवरीथिंग इज आइडेंटिफायर वट एवर नेम इज गिवन। तो वो हमारा सिंगल अल्फ़ाबेट भी हो सकता था, इंस्टीड ऑफ सिंगल अल्फ़ाबेट एज आइडेंटिफायर फॉर क्लैरिटी एंड मोर रीडेबिलिटी। हम लोग ये जो नाम देते हैं अपने मन से कि अच्छा लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ मान लेते हैं 4 मीटर है, ब्रेथ मान लेते हैं 2 मीटर है। हम लोग दे सकते थे कि नहीं, लेंथ A इज इक्वल टू 4 मीटर है ना, B इज इक्वल टू 2 मीटर। तो कई बार हमें खुद में कन्फ्यूज, अच्छा A क्या था, तो जब हमें वेरिएबल देना ही है तो क्यों ना हम ऐसा वेरिएबल दें जिससे कि हमें भी क्लैरिटी मिले, हम भी जब प्रोग्राम को रीड करें लिखें तो हमें भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। तो अच्छे रीडेबिलिटी के लिए, एक अच्छे क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जो खुद कोडर कर रहा है, तो चाहे वो खुद का कोडर हो जो खुद ने किया, या फिर किसी और कोडर या यूज़र उसे रीड करने या चेक करने आ रहा है, या बाद में उसे फर्दर उसमें कुछ चेंजेस करने, तो उसे क्लैरिटी मिले, अच्छा से वो रीड कर पाए, समझ पाए। इसीलिए हम लोग जो आइडेंटिफायर या जो भी आइडेंटिफायर, तो आप समझ ही रहे हैं, आइडेंटिफायर का जो नेमिंग टेक्निक है वो वेरिएबल के लिए, फंक्शन के लिए, आइडेंटिटी के लिए यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन के लिए, तो फंक्शन, जैसे फंक्शन के हम लोग क्या बोला कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है भाई, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हम लोग एक फंक्शन बनाए किसी काम करने के लिए, कि हमें क्या कैलकुलेट करना है कुछ, या हमें कुछ ऐसा कुछ काउंट करना है क्लोथ्स, तो काउंट क्लोथ्स नाम दे करके हम लोग एक फंक्शन बना दिए, मान लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, अच्छा तो हमें पता रहेगा, अच्छा रीडेबिलिटी है और एक क्लैरिटी है कि अच्छा ये जो फंक्शन यूज़र ने बनाया है, ये यूज़र द्वारा बनाया हुआ फंक्शन है, ये किस काम के लिए, अच्छा कुछ क्लोथ्स को काउंट करने के मकसद से बनाया गया है। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग करके हम लोग चलेंगे। तो काउंट क्लोथ्स, तो इन जनरल देखा जाए तो ये ए है, लेंथ है, ब्रेथ है, ये सब आइडेंटिफायर्स है। बट इन स्पेसिफिक ए है, बी है, लेंथ है, ब्रेथ है, ये सब क्या है, वेरिएबल है। ये काउंट क्लोथ मैंने बोला, ये यूज़र ने बनाया, एक फंक्शन बनाया, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। तो बट आइडेंटिफायर क्या, पाइथन इंटरप्रेटर इसे आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा ये कुछ आइडेंटिफाई किया, अच्छा यूज़र के द्वारा बनाया गया है, तो अच्छा भाई ये आखिर है क्या, अच्छा तो ये वेरिएबल है, अच्छा ये फंक्शन है जो यूज़र ने बनाया, ठीक है। तो देखिए अब ये सब आइडेंटिफायर्स हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा वेरिएबल, फंक्शन, आइडेंटिटी। अब जिन्हें भी कुछ वेरिएबल की बात आई, फंक्शन की बात आई, तो अब इन्हीं पे अगला हमारा टॉपिक है। तो अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं, ये क्या टॉपिक है। तो आई थिंक अभी तक में ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी जब उन्होंने देखा पाइथन कीवर्ड, आइडेंटिफायर। अगला टॉपिक है हमारा वेरिएबल, देखते हैं। तो अभी हम लोग इसे बस वेरिएबल तक रखेंगे। तो जैसा हमारा लेक्चर रहेगा, हम लोग कोशिश हमेशा ये करते हैं कि हमारा वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना, और अगर बड़ा भी तो कम से कम 1, 2 और मैक्सिमम 3 टॉपिक को कवर करें, और मेन टॉपिक वाइज ही रहेगा, और हमारा टाइम भी ज़्यादा ना रहे, और ताकि आप लोग टॉपिक वाइज अपनी चीज़ों को क्लियर करते चलें और आगे बढ़ते चलें, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया है, तो आई थिंक सारा कुछ क्लैरिटी आपको मिल चुका होगा, क्योंकि जैसे हमारा पाइथन इंटरप्रेटर भी चाहता है कि हमारा सब कुछ क्लैरिटी रहे इसमें,
और रीडेबिलिटी रहे। आई थिंक हमारे वीडियो में भी आपको क्लैरिटी और रीडेबिलिटी मिल रहा होगा। और कुछ भी अगर दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर खत्म होने के बाद जैसा कि हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे वेरिएबल की बात की गई थी कि आइडेंटिफायर वेरिएबल हो सकता है। इन जनरल एनीथिंग वॉट एवर यूजर हैज़ रिटन इट इज़ इन जनरल आइडेंटिफायर एंड स्पेसिफिक इट कुड बी वेरिएबल और फंक्शन और एनी अदर एंटिटी। तो वेरिएबल की बात की गई थी, तो पहला वेरिएबल हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, वेरिएबल हमें पढ़ना है अब। तो आज इस जो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि ये हमारा जो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये क्लास 3 रहेगा। जो क्लास 11 की सीरीज़ चल रही है, क्लास 11 की NCERT सीरीज़ चल रही है, चैप्टर नंबर 5 पाइथन, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर का ये वीडियो क्लास 3 रहेगा, जिसमें मैंने एक पाइथन कीवर्ड को आज किया है, आइडेंटिफायर को किया है और लास्ट टॉपिक वेरिएबल रहेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, और जो भी दिक्कत आएगी आप हमें इन्फॉर्म करें। तो ठीक है, वेरिएबल देखते हैं, लास्ट टॉपिक। तो वेरिएबल इन ए प्रोग्राम, तो वेरिएबल हम लोग ऐसे भी जान रहे हैं कि वेरिएबल क्या होता है जनरल भाषा में। जैसे मैंने अभी बताया A4, जैसे लेंथ हम लोगों ने स्टोर किया है ना, लेंथ 4 मीटर, ठीक है, लेंथ 4 मीटर दिया हुआ था, तो A में हम लोग स्टोर किया, या फिर L में स्टोर किया, या फिर हम लोगों ने डायरेक्ट लेंथ ही लिख लिया 4, है ना। तो ये क्या है, मतलब हमारा डेटा कहाँ स्टोर होगा। डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर चाहिए, तो वही हमारा कंटेनर होता है। एक जनरल भाषा में अगर समझें तो वेरिएबल हमारा एक कुछ नहीं है, कंटेनर है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा। और डेटा हमारे अलग अलग टाइप्स के होंगे, इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट का टाइप का होगा। फ्लोट मतलब जैसे कि हम लोग जान रहे हैं जो डेसिमल होता है, डेसिमल वैल्यूज़ है 4.5, 5.6, एनीथिंग लाइक दैट। स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी, कैरेक्टर होगा। तो वेरिएबल में हमारा जो प्रोग्राम होगा वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा बाय नेम आइडेंटिफायर, ठीक है। तो वेरिएबल प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय नेम आइडेंटिफायर, मतलब एक आइडेंटिफायर के द्वारा, और वो आइडेंटिफायर तो जनरल भाषा में आइडेंटिफायर बोल रहे हैं जनरली, बट इन स्पेसिफिक इट इज़ वेरिएबल। वाई इट इज़ वेरिएबल? बिकॉज इट इज स्टोरिंग अ डेटा इन पाइथन। तो पाइथन वेरिएबल पाइथन रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, एन आइटम और एलिमेंट, है ना, किसी आइटम को, एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग। तो वैल्यू वेरिएबल में क्या क्या स्टोर हो सकता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, ठीक है। नंबर्स हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि CD 6 7 इस तरह से हमारा लिखा है, ठीक है। तो पाइथन में मतलब कुल मिला के A में मैं 4 स्टोर करा सकता हूँ, A में मैं B स्टोर करा सकता हूँ, A में मैं ग्लोबल सिटीजन स्टोर कराया, A में मैं 345 स्टोर कराया, A में CD 67 स्टोर कराया। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स का, नंबर्स का कम्बिनेशन है। सिर्फ नंबर्स हैं, सिर्फ वर्ड्स हैं, सिंगल एक लेटर है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंसेस हैं, इस तरह से है, ठीक। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपका सेव है हमारा वैल्यू, एक सेकेंड, हाँ। इन पाइथन वी कैन यूज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये हमारा क्या बता रहा है कि हम पाइथन में असाइनमेंट स्टेटमेंट की जब बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये हमारा इज इक्वल टू क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इससे हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को, जो कि डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, या तो वो नंबर हो सकता है, या तो वो स्ट्रिंग हो सकता है ना, जिस भी टाइप का डेटा रहेगा उसको हम लोग स्टोर कराते हैं वेरिएबल में। और स्टोर किससे, इसकी मदद से होता है हमारा इज इक्वल टू। और इज इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा। तो लिखा है इन पाइथन वी कैन यूज़ असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट न्यू वेरिएबल्स। नया वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक तरह का असाइनमेंट स्टेटमेंट है, जिसके राइट हैंड साइड में हमारा डेटा रहेगा, whether it can be of number type, integer type, float type, in number also, and whether it is of string, character, word, group of words, sentences, which would be stored in variable. So in the left side of the is equal to, it would be the name of the variable. Variable is in specific it is variable, but in general it is what? It is identifier. Generally क्या है? वो identifier है, but चूँकि यूज़र के द्वारा है, इंटरप्रेटर ने उसे क्या आइडेंटिफाई किया कि
कि हाँ वो यूज़र के द्वारा बनाया हुआ है तो जनरली वो अच्छा वो आइडेंटिफायर है, बट स्पेसिफिकली वो है क्या, वो वेरिएबल है क्योंकि वो डेटा को स्टोर कर रहा है। तो राइट हैंड साइड में हमारा डेटा रहेगा और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में मेरा वेरिएबल का नाम लिखा है। तो वेरिएबल क्या बनाया हम लोगों ने, जेंडर, ठीक है। इन पाइथन वी कैन यूज असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट न्यू वेरिएबल, तो नया वेरिएबल बनाया है यहाँ पर हम लोगों ने, है ना। वेरिएबल को हम लोगों ने डिक्लेयर किया है और साथ ही साथ वैल्यू भी इसमें असाइन किया है। तो डेटा बोलिए, डेटा वैल्यू बोलिए या वैल्यू बोलिए एक ही बात है। तो क्रिएट न्यू वेरिएबल्स एंड असाइन स्पेसिफिक वैल्यूज टू देम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नया वेरिएबल बना है जेंडर और साथ ही साथ इसमें वैल्यू असाइन हो रहा है एम, वैल्यू या डेटा वैल्यू स्पेसिफिक है, खास एक वैल्यू है वो असाइन हो रहा है, ठीक है, इसमें एक वेरिएबल में जेंडर। फिर उसी तरीके से ये भी एक सेकेंड भी, ये भी है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जेंडर एक वेरिएबल था, मैसेज भी एक वेरिएबल है, प्राइस भी एक वेरिएबल है, एम डेटा है, कीप स्मेलिंग डेटा है एंड 87.9 भी एक डेटा है। तो ये सब डेटा क्या हो रहा है हर एक लाइन में, इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट तीनों, और बोथ ऑल दीज थ्रीज आर व्हाट, ऑल दीज थ्री आर असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, जहाँ पर हमारा नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, यहाँ जेंडर नाम का वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, या मैसेज नाम का वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, प्राइस नाम का वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। और तीनों में वेरिएबल तो क्रिएट हो ही रहा है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ ही साथ हमारा वैल्यू भी तीनों में अपना अपना अलग अलग असाइन हो रहा है, डेटा वैल्यू या वैल्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट जेंडर में जो डेटा जा रहा है वो एक कैसा जा रहा है, स्ट्रिंग जा रहा है। तो स्ट्रिंग डेटा जो होता है वो एक सिंगल लेटर हो सकता है, जैसा हम लोगों ने ऊपर यहाँ देखा था, वो एक वर्ड हो सकता है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, वो एक सेंटेंस हो सकता है। सेकेंड में हमारा मैसेज नाम के वेरिएबल में क्या जा रहा है, कीप स्माइलिंग, तो वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, जिसमें कि एक लेटर नहीं है, एक वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंटेंस नहीं है, ठीक है। थर्ड जो हमारा वेरिएबल है प्राइस नाम का, उसमें डेटा गया है वो नंबर टाइप का है। नंबर में भी दो तरह का होता है, एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है। फ्लोट मतलब जहाँ डेसिमल की बात आ गई, तो यहाँ पर जनरल इन नंबर बट स्पेसिफिक इट इज़ फ्लोट टाइप डेटा वैल्यू या डेटा वैल्यू 87.9। ये आप समझ गए, बहुत अच्छे से आप क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है, राइट अ प्रोग्राम प्रोग्राम नंबर है ना 5-2 में, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। तो यहाँ पर क्या किया गया है, क्या कहा गया है हमें कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें आप पाइथन में जहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो वेरिएबल्स में आप स्टोर कराएं, उन्हें आप डिस्प्ले कराएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आप देख रहे हैं, ये तो आई थिंक कमेंटिंग किया गया है। कमेंट आप लोगों ने पढ़ा है? अच्छा, अभी पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ना है, ऐसे कुछ लोग तो जानते होंगे। तो यहाँ पे एक कमेंट है, ये आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। कमेंट का मतलब होता है, जैसे ये जो कोड है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक हैश का साइन लगा है। कौन सा साइन लगा है? हैश का। हैश मतलब कमेंट, ये अब कमेंट किया हुआ है, इस लाइन को इसके आगे जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ सेकेंड लाइन भी आपका कमेंट किया गया है। तो ये कमेंटिंग क्यों की जाती है? रीडेबिलिटी के लिए। ये तो आपका बुक में है, तो ये आप जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, ये कोड का पार्ट है कि मैं कोड जब लिखूँगा तो यहाँ से यहाँ तक मैं लिख दिया और ये आउटपुट देगा हमारा। तो ये जो पार्ट ऑफ कोड है, तो ये प्रोग्राम 5:2, ये तो बुक में लिखा है। मैं पूरा ये भी लिख भी दूँ तो फिर से ज़रूरत भी नहीं है, बट मैं अगर मैं लिख दूँ तो ये समझ में आएगा, अच्छा ये प्रोग्राम 5:2 मतलब कहीं का रेफरेंस बता रहा है कि प्रोग्राम 5-2 है और ये प्रोग्राम किस काम के लिए है, तो टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ये रीडेबिलिटी के लिए है। और इस चीज़ को हमारा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है, स्किप कर देता है, और तो यहाँ से हमारा मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये काम क्या कर रहा है, ये तो मैंने बात में आपको बता दिया कि हैश का मकसद। और वैसे हैश जो ये कमेंटिंग का टॉपिक है वो आपको आगे यहाँ पर पढ़ना ही है, ठीक है। आप देख रहे हैं कमेंट्स, है ना, तो फिर वो हम लोग देखते हैं लेटर ऑन। और हमारे वीडियो सीरीज़ के लेक्चर में जो क्लास 3 चल रहा है, तो अभी हम लोग को जो हम लोगों ने पढ़ा था कीवर्ड और
एंटिफायर, और अब हमारा ये वेरिएबल है। तो इस लेक्चर में तो 3 ही रहेंगे, फिर नेक्स्ट जो वीडियो सीरीज़ होगी तो क्लास नंबर 4 होगी, उसमें यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो क्लास 4। ये क्लास 3 चल रहा है, आपको मालूम है, ठीक है, वीडियो क्लास 3 ऑफ चैप्टर 5, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं कराना, जैसे हम लोगों ने समझा यहाँ पर थ्योरेटिकली, तो बस यहाँ पर हम लोग बस ये देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें वेरिएबल्स में स्टोर कराना है। तो यहाँ पे क्या स्टोर कराना है भाई, कीप स्माइलिंग डेटा है, स्ट्रिंग टाइप डेटा है। अब आप लोग को मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूँगा, आप समझ सकते होंगे, समझ जाएंगे आप। मैसेज नाम का एक वेरिएबल है, जहाँ पे एंटिफायर बोलिए इन जनरल, और स्पेसिफिकली बोले तो वेरिएबल है, वेरिएबल क्रिएट किया गया है यूज़र के द्वारा मैसेज नाम का। मैसेज में क्या स्टोर कराया हम लोगों ने, कीप स्माइलिंग, और वो हमेशा वेरिएबल जो हमारा स्ट्रिंग का जो डेटा होगा वो हमेशा मेरे डबल इनवर्ट कॉमा में होगा, और जो लेटर होगा वो सिंगल इनवर्ट कॉमा में होगा, ठीक है। तो कीप स्माइलिंग प्रिंट मैसेज, प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट करा रहा है मैसेज को। तो क्या होगा, ये मैसेज जो वेरिएबल है उसको मैं पास करा रहा हूँ प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो मैसेज प्रिंट कर देगा मैसेज के अंदर जो मेरा डेटा स्टोर है, मैसेज नाम की वेरिएबल के अंदर जो मेरा डेटा स्टोर है वो प्रिंट फंक्शन प्रिंट करा देगा, क्योंकि प्रिंट में मैं क्या पास करा रहा हूँ, मैसेज नाम का वेरिएबल। और मैसेज क्या है, डेटा कंटेनर है, डेटा को कंटेन कर रहा है, कौन सा डेटा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, जिसमें स्टोर है कीप स्माइलिंग। इन्वर्ट कॉमा के अंदर जो लिखा रहता है वो स्टोर करा, वो डिस्प्ले करा देगा। वो स्टोर हो गया सबसे पहले मैसेज नाम के वेरिएबल में, और प्रिंट मैसेज किया मैंने, प्रिंट मैसेज किया तो देखिए, तो आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट में क्या आया, मैसेज, तो मैसेज के अंदर क्या स्टोर था, कीप स्माइलिंग, तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं, कीप स्माइलिंग मेरा प्रिंट हो गया। फिर है यूज़र NO, मतलब यूज़र नंबर इज इक्वल टू 10। यूज़र NO भी यूज़र ने एक, जिसने भी कोड लिखा है उसने क्या वेरिएबल बनाया, यूज़र NO। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ होगा पाइथन आइडेंटिफायर में, तो पाइथन आइडेंटिफायर में हमारा क्या हुआ होगा, जैसा आप समझ रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा समझा था। तो हमारा यहाँ पर पाइथन आइडेंटिफायर में यूज़र NO क्या समझा उसने, कि वो आइडेंटिफायर तो है, आइडेंटिफाई किया, या इट इज़ एन आइडेंटिफायर विच इज इट हैज बीन क्रिएटेड बाय यूज़र एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन इज अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफायर रूल्स। तो ये एक स्पेसिफिकली क्या है, ये हमारा यूज़र नंबर एक वेरिएबल है जो कि एक डेटा कंटेनर है जो कि 101 को स्टोर करा रहा है। तो फिर से हम लोगों ने अब प्रिंट कराया, क्या प्रिंट के फंक्शन के अंदर क्या पास कर रहा है, यूज़र नंबर इज़, तो प्रिंट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ये हमारा जो ब्रैकेट होता है, ये हमारा जो ब्रैकेट होता है, ये कौन सा ब्रैकेट है, ये हमारा आपका स्मॉल ब्रैकेट है, या हमें इसे राउंड ब्रैकेट ही बोलते हैं। ऐसे प्रिंट लिखा है, क्या पास करा रहे हैं हम यहाँ पर, यूज़र नंबर इज़, तो सिंगल या डबल इनवर्ट कॉमा में जो लिखा रहता है हमारा, सिंगल डबल इनवर्ट कॉमा में जो लिखा रहता है वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। यूज़र नंबर इज़ एज इट इज़ प्रिंट हुआ, कॉमा दे के वेरिएबल का नाम, तो कौन सा, तो ये अलग अलग तरीका है हमें प्रिंट कराने का, ठीक है। तो यहाँ पे बस मुझे डायरेक्ट बस मैसेज प्रिंट करना था, तो कीप स्माइलिंग हो गया प्रिंट, तो प्रिंट के अंदर जस्ट मैंने डायरेक्ट बस वेरिएबल दे दिया। यहाँ पर भी मैंने प्रिंट के अंदर वेरिएबल दिया तो है, बट मैं कुछ और भी अपने मन से प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ ये पहले से स्टोर्ड नहीं था, ये मुझे एट रैंडम उस समय मन किया कि मैं ये चीज़ को प्रिंट कराऊंगा, तो मैंने इस चीज़ को किसी वेरिएबल में स्टोर करके नहीं रखा था। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैसेज कीप स्माइलिंग, ये इतना मेरा आउटपुट में है, ये मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराया था मैसेज, और मैं प्रिंट फंक्शन में उस जिस वेरिएबल में मैंने कीप स्माइलिंग को स्टोर कराया है उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट के अंदर पास कर दिया। तो प्रिंट आउटपुट देने का काम करता है, प्रिंट फंक्शन किस काम के लिए आता है, आउटपुट के लिए देने के लिए काम आता है। तो आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास, प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन क्या पास किया, मैसेज एक क्या है, वेरिएबल में क्या स्टोर है, कीप स्माइलिंग पास हो गया। यूज़र नंबर, तो यहाँ पर प्रिंट के अंदर जो भी वेरिएबल हम पास कराएंगे वो वेरिएबल डेटा शो कर देगा। यूज़र नंबर प्रिंट, फिर प्रिंट यहाँ पे क्या करा रहे हैं हम लोग, प्रिंट कौन सा, यूज़र नंबर।
यूज़र एनो, तो यूज़र एनो के अंदर क्या है 101। बट यहाँ पर मुझे जब मैं कोड कर रहा था या फिर मुझे उस समय लगा कि मैं ये भी प्रिंट कर रहा हूँ यूज़र नंबर इज़, बट मैंने यूज़र नंबर इज़ को कहीं भी अलग से वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया है। अगर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया रहता तो फिर मैं उस वेरिएबल के नाम को पास कराता, बट मैं डायरेक्ट जो भी मुझे प्रिंट कराना था, कुछ एट मोमेंट मुझे याद आया कि मुझे कुछ और भी लिखना है, तो फिर मैं यहाँ पर उसे जस्ट मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर ये भी बात है कि अगर मैंने इसको कहीं स्टोर नहीं कराया है तो आगे फर्दर मैं इस डेटा को कहीं अलग से यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ये बस मुझे एट अ रैंडम बस वहाँ पर इसका काम हुआ और वहाँ पर वो प्रिंट करके बस मुझे वो शो करने के काम आएगा ये डेटा, यूज़र नंबर इस डेटा। तो बस ये कहीं स्टोर नहीं हो पा रहा है। और जिस भी डेटा को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ वो मेरा डेटा स्टोर्ड है, वो मैं फर्दर भी कहीं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैसेज में मेरा कीप स्माइलिंग स्टोर है, तो मैसेज में मेरा जो डेटा स्टोर है वेरिएबल में कौन सा डेटा कीप स्माइलिंग, तो फिर मैं फर्दर भी उसे कहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो यूज़ मैंने किया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगर यहाँ पर भी मैं प्रिंट में यूज़र नंबर इज़ प्रिंट कराने के बाद, एक बार मैसेज प्रिंट कराने के बाद फिर से मैं यहाँ पर यूज़र नंबर इज़ कॉमा दे के मैं अगर मैसेज लिख दूँगा तो मैसेज मेरा फिर से कीप स्माइलिंग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो करना चाहूँ वह कर सकता हूँ, डेटा को उसका कुछ कैलकुलेट करने के लिए, बार बार प्रिंट कराने के लिए, जैसे भी जहाँ पर भी यूज़ करने के लिए कोड में, वो कब, जब मैं उस डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को मैं वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। ठीक है, बट जब मैं इस तरह से प्रिंट के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो बस उस टाइम, बस ये जब इस लाइन पे मेरा फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा तो ये हमारा बस उस डेटा को बस प्रिंट करके दे देगा, कहीं स्टोर नहीं किया है। इसलिए मैं फर्दर इस डेटा को यूज़ नहीं कर पाऊँगा, बस प्रिंट करने के अलावा। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो यह हमारा यूज़र नंबर इज़ 101। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि आउटपुट हमारा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ तक आई थिंक कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो फिर आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यूज़र नंबर इज़ हमारा 101 स्टोर हो गया। यूज़र नंबर इज़ 101 स्टोर हो चुका था, तो हमारा ये प्रिंट होकर आ गया है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऐसे रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे थोड़ा सा चला कर भी देखा जाए। ठीक है, बहुत थ्योरी कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, जैसे देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, एक सिंपल सी बात, प्रिंट हेलो वर्ल्ड है। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट फंक्शन है, और प्रिंट फंक्शन का ये हमारा राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट है, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर विद इन द राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट एंड दैट टू विद इन द inverted comma, whatever is written it is would be when I will run this particular code, वो हमारा एग्जीक्यूट होकर आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर। और ये पाइथन ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर क्या है, ये भी एक इंटरप्रेटर है जो कि पाइथन को रन करा रहा है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन एडिटर है ये। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं फिर से। मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जैसे मैं यहाँ पर, अच्छा चलिए मैं एक वो बना दूँ। ए में मैंने मान लिया, मैंने ए में अच्छा मैं सेम कोड चलाऊँ वो आपको सही रहेगा या फिर मैं कुछ अपने से भी कुछ कर सकता हूँ? चलिए मैं अभी फ़िलहाल मैं अपने से चला कर दिखाता हूँ आपको। a = 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर
प्रिंट, मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। जैसा कि देखिए आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज जैसे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराया और फिर मैं प्रिंट करा रहा हूँ उस वेरिएबल को, ठीक है। तो देखिए प्रिंट, अब मैं यहाँ लिखता हूँ ठीक है, ये क्लियर विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इसे मैं अब रन कराऊंगा। तो देख रहे हैं आप हेलो वर्ल्ड 4 आया। क्या आया? हेलो वर्ल्ड 4। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो गया। अब ए नाम का वेरिएबल में मेरा कौन सा डेटा स्टोर है? 4, ठीक है। 4 एक डेटा है, वैल्यू है, डेटा वैल्यू है। क्या स्टोर हो रहा है इसमें? ए में क्या स्टोर हो रहा है? 4 स्टोर हो रहा है, जो कि एक नंबर डेटा है इन जनरल, बट इन स्पेसिफिक इट इज़ इंटीजर टाइप डेटा, ठीक है। और ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। और हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का मतलब ही है कि नाम उस फंक्शन का नाम रहेगा। और प्रिंट क्या एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं है। कौन सा फंक्शन है? प्री डिफाइंड फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि हम लोग आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया था, और यहाँ पर जो ये प्रिंट है, ये प्रिंट क्या कर रहा है? प्रिंट का जो राउंड ब्रैकेट, विद इन द राउंड ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स मैंने इस वेरिएबल को पास करा दिया। तो इस वेरिएबल के अंदर जो ही मेरा डेटा स्टोर होगा वो प्रिंट होकर हमारे पास आ गया। तो मैं कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी आप हेलो वर्ल्ड देख रहे हैं, तो ये हेलो वर्ल्ड जो हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये हेलो वर्ल्ड को मैं फर्दर कहीं यूज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट हो रहा है ये बस ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा, और ये जो है ये किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड नहीं है। तो बस मैं आउटपुट के लिए बस एक टाइम के लिए बस जब मैं रन करेगा तो आउटपुट देने के लिए बस मुझे एक बार दिख जाएगा, फिर फर्दर मैं कहीं इसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। बट ये मैंने ए इज इक्वल टू 4 लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर दिया 4 डेटा को ए में, तो ये ए जो है हमारा अब मैं इसे जहाँ चाहूँ वहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। कभी आगे के 10वें लाइन ऑफ कोड में मुझे अगर मन कर रहा है उस 4 को यूज़ करने का, तो मैं उस 4 को यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? ए का इस्तेमाल करके। अगर मुझे a प्लस बी डिवाइड बाई सी करना है, बी में भी कोई डेटा स्टोर है, सी में भी कोई डेटा स्टोर है, तो मैं आगे 10वें लाइन ऑफ कोड में जाकर a प्लस बी बाई सी कर सकता हूँ, अगर सारे में डेटा स्टोर है तो क्योंकि वेरिएबल में मेरा एक डेटा स्टोर है तो मैं फर्दर इसे यूज़ कर पाऊँगा, बस और कोई बात नहीं। अब मैं एक तीसरा चीज़ देखता हूँ, और क्या था हमारे पास और क्या था, जैसे इस तरह का लिखा हुआ। तो एक आपको इस तरह का एक मैसेज मिल गया कि आपके में एक वेरिएबल स्टोर था और मैंने प्रिंट में बस उस वेरिएबल का नाम पास करा दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं a इज इक्वल टू 4 है। यहाँ देखिए मैं नॉर्मल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया, सिंपल, ठीक है। फिर मैंने एक डेटा लिया, जैसे यहाँ पे एक डेटा लिया गया था, डेटा लिया गया था कीप स्माइलिंग, एक वेरिएबल में स्टोर कराया गया था मैसेज, और मैंने प्रिंट में उस वेरिएबल को पास करा दिया। तो यहाँ पर मैंने a इज इक्वल टू 4 लिया और मैंने क्या किया, प्रिंट में जिस वेरिएबल में स्टोर हुआ था उसको पास करा दिया, ठीक है। तो मैसेज कीप स्माइलिंग के जैसा ही हमारा प्रिंट मैसेज, तो यहाँ A4 तो प्रिंट A, ठीक है। अब मैं करता हूँ आपका यूज़र नंबर एज इट इज़ मैं करके दिखाता हूँ। कुछ भी लिख लिया मैं B लिख लिया, B इज इक्वल टू 6, प्रिंट। तो यहाँ पर मुझे मन है लिखने का वैल्यू ऑफ B इज वैल्यू ऑफ बीज। तो देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रिंट वैल्यू ऑफ बीज, जैसे नॉर्मल ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है तो रन होने बस हेलो वर्ल्ड आता है। तो हेलो वर्ल्ड जो भी इस राउंड ब्रैकेट के अंदर एंड विद इन द राउंड ब्रैकेट विद इन द इन्वर्ट कॉमास के अंदर जो है लिखा हुआ एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पर भी ये चलाएगा और सबसे पहले जो वैल्यू ऑफ बी लिखा है, वैल्यू ऑफ बी इज इन्वर्ट कॉमा के अंदर वो रन कर जाएगा।
अब मैं यहाँ पे कॉमा दे के लिख दे रहा हूँ बी। तो ये बी क्या है, ये बी आपका ये वेरिएबल है, बी वेरिएबल है जिसमें हमारा 6 स्टोर है डेटा। तो बी जो वेरिएबल इसमें 6 डेटा स्टोर है, यहाँ पर क्या कर रहा है, बी को मैंने पास कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये तो लिख ही देगा वैल्यू ऑफ बी इज़, उसके बाद बी क्या देखा, आइडेंटिफाई किया, अच्छा ये एक वेरिएबल है जो कि यूज़र के द्वारा बनाया हुआ है। तो बी में क्या स्टोर है, 6 है स्टोर, तो ये उसे प्रिंट कर देगा। तो आंसर क्या आएगा आउटपुट में, वैल्यू ऑफ बी इज़ 6। तो यहाँ पर आपने देखा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर किया कि प्रिंट में सिर्फ नॉर्मल डेटा प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। दूसरा, प्रिंट में आपका ओनली वेरिएबल का डेटा स्टोर हो रहा है, क्योंकि एक वेरिएबल जो ए है मेरा, उसमें 4 नाम का डेटा है, 4 डेटा है, 4 डेटा मतलब 4 नंबर जो डेटा है वो स्टोर्ड है। तो मेरा सिर्फ वेरिएबल बता रहा है कि वेरिएबल कैसे पास करके वेरिएबल का डेटा शो करते हैं, सिर्फ नॉर्मल हम लोग मैसेज कैसे पास करते हैं। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है, मैसेज ही पास कर रहे हैं और साथ में जो वेरिएबल है उसको भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, वैल्यू ऑफ बी इज़ कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, जैसे हेलो वर्ल्ड कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, वैल्यू ऑफ बी इज़ जो मेरा बी में स्टोर्ड है। और आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ वेरिएबल है वो उस टाइप का कलर को, और जो नॉर्मल डेटा जो बस प्रिंट होना है उस कलर, थोड़ा एक कलर, इनका कलर कॉम्बिनेशन होता है। वैल्यू बी जो भी एज इट इज़ नॉर्मल बस प्रिंट होगा, जो नॉर्मल बस प्रिंट होगा, ये डेटा कहीं स्टोर नहीं हो रहा है। हेलो वर्ल्ड एक डेटा है, वैल्यू बी इज़ एक डेटा है, 4 भी एक डेटा है, 6 भी एक डेटा है, बट हेलो वर्ल्ड जो डेटा वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, प्रिंट हो जा रहा है तो ग्रीन है। वैल्यू बी इज़ भी एक डेटा है, वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, बस प्रिंट हो जा रहा है इसलिए वो ग्रीन है। 4 एक डेटा है, 6 एक डेटा है, वो भी हमारा प्रिंट होना है, बट प्रिंट होने से पहले इसे स्टोर किया जा रहा है ए नाम के वेरिएबल में। 6 की जो डेटा है वो प्रिंट होने से पहले स्टोर किया जा रहा है बी नाम के वेरिएबल में, इसीलिए 4 और 6 जो डेटा है वो पहले स्टोर हो रहा है। 4 और 6 जो डेटा है वो पहले हमारा स्टोर हो रहा है, 4 और 6 जो डेटा है वो हमारा स्टोर हो रहा है, और इसीलिए ये डेटा जो है वो रेड कलर का है। तो हेलो वर्ल्ड वैल्यू बेस्ड जो डेटा है वो स्टोर नहीं हो रहा, प्रिंट हो रहा है, ग्रीन कलर में है। 4 और 6 जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है सबसे पहले और फिर प्रिंट हो रहा है, इसलिए ये डेटा रेड कलर में है। और हमारा जिस चीज़ में स्टोर हो रहा है वो वेरिएबल है, इसलिए वो सब जो वेरिएबल्स मैंने बनाया है, आइडेंटिफायर, जनरल बट इन स्पेसिफिक वेरिएबल, तो वो जो वेरिएबल है हमारा वो वाइट कलर में है। तो जहाँ जहाँ वेरिएबल को मैंने यूज़ किया है वो वाइट कलर में, ए बी, ठीक है। और जो हमारा ब्रैकेट है वो वाइट कलर में है, और हम प्रिंट फंक्शन जो फंक्शन है वो ऑरेंज कलर में है, और हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो भी ऑरेंज कलर में है। तो इस तरह कुछ हमारा कलर कॉम्बिनेशन जो भी हम बताता है। तो आप देख सकते हैं, समझ पा रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। हेलो वर्ल्ड नॉर्मल डेटा था जो बस प्रिंट करा दिया गया, वैल्यू बेस्ड नॉर्मल डेटा प्रिंट करा दिया गया, और 4 और 6 जो है वो स्टोर कराया गया है और फर्दर भी यूज़ हो सकता है। जहाँ भी फर्दर यूज़ होने वाला डेटा उसको हम लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं, और ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग का कम्बिनेशन हो गया नॉर्मल डेटा और वेरिएबल के साथ, ओनली वेरिएबल और ये नॉर्मल डेटा प्रिंट। तो इसको हम लोग रन करा के देखते हैं, तो हमारा आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। हेलो वर्ल्ड 4 वैल्यू बेस्ड 6। तो फिर आपको ये क्लियर हो चुका होगा अभी तक, है ना। तो ये कीप स्माइलिंग डेटा, तो यहाँ प्रिंट में मैंने वेरिएबल को पास किया, और यहाँ पर एक नॉर्मल मैंने प्रिंट में नॉर्मल मैसेज को मैंने प्रिंट कर दिया डायरेक्ट। अगर मेरा मन करता तो मैं यहाँ कर सकता था प्रिंट कीप स्माइलिंग, मैं कर सकता था, आउटपुट आता, आउटपुट मेरा यही आता, कीप स्माइलिंग आता। बट क्या होता, ये कीप स्माइलिंग कहीं स्टोर नहीं होता, बस अंतर यही है। अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये कीप स्माइलिंग को मैं फिर फर्दर यूज़ नहीं कर पाऊँगा, फिर मुझे कहीं यूज़ करना है या फिर मुझे कहीं लिखना है तो फिर से मुझे प्रिंट ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर मुझे कहीं वेरिएबल में कुछ ये करना होगा, स्टोर करना होगा। तो अगर मुझे फर्दर कहीं यूज़ है तो फिर मैं इसे वेरिएबल में स्टोर करूँगा अभी तो, और यहाँ पर कोड में वेरिएबल में स्टोर किया है। और अगर वेरिएबल में स्टोर नहीं करूँगा, मैं चाहता तो ऐसे मैं लिख सकता था, तो फिर आउटपुट तो मेरा यही आता, बट ये स्टोर नहीं होता। बट यहाँ पर क्या क्या है कोड में, हमारा मैसेज नाम की वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, और फिर
प्रिंट उस वेरिएबल को किया है। तो इस तरह से भी हम लोगों ने अभी रन करा के देख लिया था कि हेलो अभी जो रन किया था हम लोगों ने, और इस तरह से हमारा एक वेरिएबल में इस 4 को मैंने स्टोर करके दिखा दिया था, एक वेरिएबल प्रिंट पास किया था मैंने वेरिएबल का नाम, और इस तरह से मैं एक दूसरा वेरिएबल लिया था और फिर नॉर्मल आउटपुट और उसमें वेरिएबल को मैं पास करके दिखा दिया हूँ। तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया है प्रैक्टिकल इसका रन करा कर भी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ बोले इन द प्रोग्राम 5-2 द वेरिएबल मैसेज होल्ड स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। ये फिर से सब कुछ को समझाया जा रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो अब एक बार पढ़ते जाते हैं, थोड़ा सा 2-2 सेकेंड सब पे गौर करेंगे, और फिर ये लास्ट कोड है, ठीक है। इसे आप लोग अपने से चलाकर देखेंगे होमवर्क में, ठीक है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसे चलाकर आपको फिर से दिखा दूंगा। द वेरिएबल मैसेज होल्ड स्ट्रिंग टाइप वैल्यू एंड सो इट्स कंटेंट इज असाइंड विद इन डबल कोट्स। तो स्ट्रिंग टाइप जो वैल्यू होगा वो किसके अंदर होगा, और डबल कोट्स के अंदर होगा, ठीक है। एंड कैन ऑल्सो बी विद इन सिंगल कोट्स, उस सिंगल कोट्स के अंदर भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जैसे कीप स्माइलिंग लिख रहे हैं, वो ऐसे लिखें डबल इनवर्ट कॉमर्स में, या आप सिंगल इनवर्ट कॉमा में लिखें, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजर एनो इज नॉट इनक्लोज इन कोट्स, वो न्यूमेरिक वैल्यू वो जो होगा डेटा स्टोर होगा 101, उसे इनवर्ट कॉमर्स की ज़रूरत नहीं है, वेदर इट कैन बी डबल और सिंगल, वो चाहिए ही नहीं। द वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन, ये भी एक ट्रू फॉल्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है वो कैसा है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है वो कैसा होता है, इम्प्लिसिट। पाइथन में इम्प्लिसिट का मतलब क्या, कि वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड व्हेन दे आर असाइंड। तो असाइंड वैल्यू द फर्स्ट टाइम, जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने यूज़र एनो, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर दूं, तो जैसे ही मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू को, डेटा को असाइन कर रहा हूँ, जैसे यूज़र एनो 101, यहाँ पर मैंने क्या किया, 101 क्या है, वैल्यू है, डेटा है या डेटा वैल्यू है। इसको मैंने जैसे ही पहली बार 101 डेटा को मैंने जैसे ही पहली बार असाइन किया यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, जैसे ही मैं इसे असाइन कर रहा हूँ, कहाँ पर असाइन कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाया है यूज़र एनो। तो इस लाइन में, मतलब इस स्टेटमेंट में क्या क्या हो जा रहा है, इस स्टेटमेंट में मेरा वेरिएबल भी क्रिएट हो जा रहा है, उस वेरिएबल के अंदर मतलब मैंने एक वेरिएबल भी बना दिया है, मैंने एक डेटा भी ले लिया है जो भी मेरे द्वारा बनाया हुआ या मेरे द्वारा सोचा हुआ जो डेटा है जो मुझे यूज़ करना है या जो भी फर्दर काम करना है, तो मैंने डेटा भी कर लिया है, बना लिया है, रेडी कर लिया है, मैंने वेरिएबल भी रेडी कर दिया है, और मैंने इस डेटा को इस वेरिएबल में इंसर्ट भी करा दिया है, असाइन भी करा दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया यहाँ पर, साथ ही साथ वेरिएबल का डेफिनेशन भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है डेटा वो असाइन भी हो गया। तो इस सारी चीज़ें जब साथ में होती हैं तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन तो हो ही रहा है, बट ये इम्प्लिसिट क्यों है, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं हो रहा है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर जैसे जावा में पढ़ते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हो सकता है तो उस समय मैं असाइन करूँ, बट हो सके मैं नहीं भी असाइन करूँ डेटा उस टाइम पे, तो मैं बस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया अगर मैं असाइन नहीं किया तो, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जावा में हम लोग डेटा टाइप भी लिखते हैं। जैसे मुझे अगर ए में 4 स्टोर कराना है तो मैं इंट ए लिखूँगा, है ना। तो फिर यहाँ पर तो मैं क्या किया, वेरिएबल को मैं डिक्लेयर किया और साथ में मैंने वैल्यू भी असाइन कर दिया। तो ये इंट डेटा टाइप होता है, ये जावा में ऐसे डेटा टाइप को हमें बताना पड़ता है। बट मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी सिर्फ लिख सकता हूँ इंट ए, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं क्या किया, सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया, मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया है, और ये डेटा टाइप होता है, तो ये जावा में होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका वेरिएबल तो डिक्लेयर हो रहा है कि कौन सा वेरिएबल भाई, यूज़र है नो, बट साथ ही साथ इसके अंदर डेटा भी असाइन हो रहा है। तो ऐसा जब करते हैं मीन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स द वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड, वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हो गया और साथ ही साथ वो डिफाइन हो गया और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दिया गया है फर्स्ट टाइम, तो ये इम्प्लिसिट कहलाता है। तो ये हमेशा इम्प्लिसिट होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप नहीं बताते, जैसे ये 101 यहाँ पे जावा के हिसाब से यहाँ पे इंट लिखा था, बट यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली उसे कर लेता है। वेरिएबल्स मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यूज बिफोर दे आर यूज इन एक्सप्रेशन। ऑब्वियस बात है कि एक्सप्रेशन में मुझे कहीं यूज़ करना है, तो मुझे सबसे पहले अगर वो वेरिएबल को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ मुझे करना है, ये ऑपरेशन करना है मुझे, तो भाई लेंथ इनटू ब्रेथ करना है, तो लेंथ एंड ब्रेथ के अंदर जब तक वैल्यू असाइन नहीं रहेगा तो ये मल्टीप्लाई कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या कह रहा है, वेरिएबल्स मस्ट बी असाइंड वैल्यूज। वेरिएबल जो है लेंथ और ब्रेथ नाम का जो वेरिएबल है, इसको वैल्यू असाइन रहना चाहिए इससे पहले, बिफोर दे आर यूज इन एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन में यूज़ करने से पहले, ये एक एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई के एक एक्सप्रेशन है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करने, कोई भी एक्सप्रेशन हो वहाँ पे यूज़ करने से पहले वेरिएबल को उसके अंदर डेटा असाइन रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये बोले कि लेंथ एंड ब्रेथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक वेरिएबल है बट उसके अंदर डेटा कहाँ है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन में करने से पहले, एक्सप्रेशन लिखने से पहले मैंने लेंथ और ब्रेथ है ना यहाँ पर डिक्लेयर करके इसके अंदर वैल्यू असाइन कर लिया है। ठीक है, ये बात बताया जा रहा है, अदरवाइज क्या होगा, इट विल लीड टू एन एरर इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो वेरेवर अ वेरिएबल नेम इज occurs in an expression, ठीक है, अगर wherever variable name occurs in an expression the interpreter replaces it with the value of the particular variable। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, जैसे ही देखा अच्छा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, देखा वेरिएबल नेम है तो डायरेक्ट देखेगा, अच्छा वेरिएबल है तो वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या था, तो उसके अंदर 10, तो यहाँ पे किया 10 इनटू ब्रेथ के अंदर क्या स्टोर किया, 10 तो स्टोर है 20, बस when the value of the particular variable और फिर उसको कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पर प्रोग्राम 5-3 क्या कर रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन दैट इट्स लेंथ इज 10 यूनिट्स एंड ब्रेथ इट्स 20 यूनिट्स। एक ऐसा पाइथन का प्रोग्राम आपको लिखना है, कोड लिखना है, किस चीज़ के लिए, एरिया निकालने के लिए, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल के एरिया के लिए क्या जरूरत होती है हमें, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ दिया है 10 यूनिट्स एंड ब्रेथ दिया है 20 यूनिट्स। तो अब जान रिकमेंड किया गया है, लेंथ एक वेरिएबल बनाया, साथ में एक वैल्यू लिया गया 10 और उसको असाइन किया गया लेंथ नाम के वेरिएबल में, नंबर टाइप का डेटा है तो वेरिएबल के अंदर गया है, और ब्रेथ में 20 और फिर एक एरिया नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 10 इनटू 20 और प्रिंट कर दिया एरिया बाय 200। आई थिंक क्लियर होगा, इसे आप लोग अपने होमवर्क में चला कर देखेंगे, ये रन कर जाएगा। ठीक है, और अगर दिक्कत होगी तो मैं इसे फर्दर वीडियो में इसे हम लोग चला कर देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, ये यहाँ पर हमारा वीडियो क्लास 3 एंड होता है। अगले वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में पाइथन के क्लास 11 NCERT की सीरीज़ में जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, तो टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो चला रहे हैं, तो अगला जो वीडियो होगा वो क्लास 4 होगा वीडियो लेक्चर, तो वहाँ पर हम लोग का जो पहला टॉपिक कमेंट्स रहेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।